हयात ने फ़ाइल उसको थमाई। इसमें तमाम मालूमात है कि कितने लोग मौजूद हैं उसमें, ट्रक के वसूल होने की तारीख और पता सब। गुड वर्क, उसने तारीफी अंदाज में कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। बाकी मालूमात वो इन 4 महीनों में जमा कर चुका था। वो खड़ा हुआ तो वो भी अपनी जगह से उठी। एक बार फिर नजरों का तसादुम हुआ था। हयात, उसने बाहर जाने से पहले उसे पुकारा। जी। हयात ने चौंक कर नजरें उठाते उसे देखा। तुम इस हालत में? वो दिन मैंने वहां कैसे गुजारे हैं ये मैं और मेरा खुदा जानता है। उसने खिड़की के पास जाकर नीचे लॉन में देखते कहा। वो शख्स सिर्फ मेरे बाप को नीचा और मेरी जात को रौंद कर हमें ये बताना चाहता था कि वो जीत गया। और हाँ, वो सच में जीत गया। उसने मेरी जात को पूरे तरीके से रौंद दिया। वो कहती थमी, हलक में आंसुओं का गोला अटका था शायद। लेकिन एक रात वो मुझे नशा करवाना चाहता था। वो हाई था मॉर्फिन लेकर और मुझे भी जबरदस्ती करवाना चाहता था। मैंने उसे धक्का दिया जिससे उसका सर टकराए पीछे दीवार से। बदले में उसने मुझे दुनिया जहान की गालियों से नवाजा और आखिर में मुझ पर 3 अरब भेजकर मुझे उस बाजाब से निकाल दिया जिसमें मैं रोज घुट रही थी। मैं इस दौरान समील राणा के खिलाफ सबूत भी ढूंढ रही थी जो यही मिले थे बस मुझे। शायद उस फार्म हाउस में इतना कुछ ही था। उसके तलाक देते ही मैंने वहां से निकलना चाहा था, लेकिन उसे शक हो गया। उसने मुझ पर सिक्योरिटी तंग कर दी, लेकिन वो फिर भी मुझ पर बरतरी चाहता था। वो भूल गया था कि वो नशे में मुझे तलाक दे चुका है। मैंने हर दिन रात उससे अपनी हिफाजत की है। हर बार मेरा धुतकारना समील राणा को नए सिरे से पागल कर देता था। और जिस दिन वो थमी, उस दिन उसने मुझे जलाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे लगता था कि अब मैं इसके किसी काम की नहीं। मैं उसे करीब भी नहीं आने देती थी। वो मर्द था, बेशक इतनी ताकत थी उसमें, लेकिन नशे ने उसकी जड़ें खोखली कर दी थीं। और मेरे बाप की सख्त ट्रेनिंग मुझे इजाजत नहीं देती थी कि मैं उस शख्स के गुनाह से खुद को बचाना पाती। वो हर रोज नई लड़की के साथ पाया जाता था और उस दिन उसने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि उस दिन उसके गार्ड्स उसके साथ थे, क्योंकि वो कुछ होश में था। और फिर आप आ गए और आज मैं यहाँ हूँ। वो चुप हो गई थी। मीर हाथ रिजवान ने इस लड़की को देखा जो मजबूत थी, जिसकी आंख से एक भी आंसू न टपका था। उसने दिल में मौजूद ख्याल पर मुहर लगाई, रब के दरबार में अगर उसे इजाजत थी तो क्यों नहीं। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी हयात, शायद तब मैं बेहतर तरीके से आपकी मसीहाई कर सकूं। वो कहता निकल गया, लेकिन हयात उसके लफ्जों में ही खो गई। इस दिन के बाद वो केस के सिलसिले में आता रहा था शकील अहमद से डिस्कशन के लिए, लेकिन वो कम ही सामने आती थी। शायद उस दिन अपने राज बताने के बाद वो इनसिक्योर हो गई थी। हयात भी इस केस में तुम्हारे साथ काम करेगी बरखुदा, उन्होंने कहा तो उसने संजीदगी से उसे देखा। लेकिन सर, मैं ऐसा नहीं चाहता। शकील अहमद ने उसे देखा। उसने पहली बार उनकी किसी बात और हुक्म की नफी की थी। जरूर कोई वजह थी उसके पीछे। मैं जरूर करूंगी इस केस पर काम। वो जो चाय लाई थी उसकी बात सुनते ही फौरन बोली। मीर हाद ने उसे देखते संजीदगी से रुख मोड़ लिया तो उसे अपनी सबकी महसूस हुई। वजह जान सकता हूं मैं बरखुदार, उन्होंने कहते उसके चेहरे पर कुछ तलाशना चाहा। हयात बेटा, तुम जाओ अपने रूम में, उन्होंने कुछ समझते हुए कहा। बाबा, लेकिन मैं इस केस पर काम जरूर करूंगी, जो भी हो जाए, वो जिद्दी लहजे में कहती चली गई। तो वो मीर हाथ की तरफ मुतवज्जा हुए। सर, उसने कहते हाथ मले। आराम से बरखुदार, इतना क्यों हिचकिचा रहे हो आज? जानते थे वो क्या बात करने वाला है। सर, मेरे वालिदैन आपसे बात करना चाहते हैं। किस मामले में? उन्होंने संजीदगी से पूछा। आंखों में शरारत वाजे थी। हयात के बारे में। मैं उन्हें लेकर संजीदा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मुझ पर भरोसा करेंगे, उसने थके छुपे लफ्जों में कहा। अच्छा, उन्होंने सर पर हाथ रखते सोचने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, तुम्हारे वालिदैन को ही जवाब दूंगा मैं, सोचकर। उन्होंने कहा, जी मुनासिब है सर, उसने कहते खड़ा होते उनसे मुसाफहा किया और बाहर निकल गया, जबकि वो दूर तक उसे देखते रहे। उसकी आंखों में उन्होंने तभी वो इज्जत और चमक हयात के लिए महसूस की थी जब वो उसे बामनो ओमान घर ला कर गया था। उन्हें पसंद थे वो मर्द जो बेहतर तरीके से महरम रिश्तों पर भरोसा रखते थे। पहले उन्हें पल के लिए लगा था कि ये सब कुछ जल्दी है, लेकिन नहीं, कुछ काम अपने वक्त पर हो जाने चाहिए। मीर हाद रिजवान को वो तब से जानते थे जब से वो इस फील्ड में आया था। अब वो उसके घर वालों की फोन के इंतजार में थे, फिर ही वो हयात से पूछते। अगले रोज ही फोन आ चुका था उनका। वो बाकायदा आना चाहते थे। शकील अहमद ने उन्हें बुला लिया था। उस दिन के बाद दोनों की ही एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई थी, और फिर कैसे हफ्ता गुजरा पता भी नहीं चला। आदि और हाद इन दोनों के लिए बेहद खुश थे, लेकिन आदि उसे उस दिन से काफी चिढ़ा रहा था, जिससे कभी वो आग बबूला हो जाती और कभी रोने लगती, जिसके बाद आदि की रिजवान साहब से काफी दुर्गत बनती। अभी भी वो ब्यूटिशियन से तैयार होते हुए सुसु करती रोने में मसरूफ थी।
आप प्लीज रोना बंद करें, हमें मेकअप करने में दुश्वारी हो रही है। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा तो उसने टिश्यू से नाक पोंछी। फरजीन बेगम ने सुना तो उसके करीब आई और उसे साथ लगाया। क्या हुआ है मेरी जान को? अम्मी, आदि ने मुझे नाखून मारे हैं और मुझे गजरे भी नहीं ला कर दिए। उसे इतनी छोटी सी बात पर रोते देख मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ फरजीन बेगम ने भी माथा पीटा। मैं पूछती हूँ उससे अभी, और गजरे लेने भेज दिया है मैंने, मुझे मेहंदी दिखाओ। उन्होंने उसका ध्यान भटकाना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। उसने झट से आंसू साफ करते अपने हाथ आगे किए जिस पर गहरा रंग आया था। उन्होंने उसे मना किया था कि भर भर कर मेहंदी शादी पर लगाए, अभी बस सादा सी लगवा ले। लेकिन वो ठहरी मेहंदी की शौकीन, उसने भर भर कर हाथों के साथ पाँव भी भरवाए थे और रिजवान साहब ने किसी को भी उसे कुछ कहने से मना किया था। मीर रिजवान तो हफ्ते से अस्पताल के पास लिए फ्लैट में ही रह रहा था, क्योंकि किसी जगह बम धमाका होने की वजह से उसकी ड्यूटी काफी सख्त थी। लेकिन आज वो फ्री होकर वापस आ रहा था। ये तो बहुत प्यारी है, फरजीन बेगम ने कहा तो वो खिलखिलाकर हंसी। उसकी मुस्कुराहट की ऐसे ही दुआ करते उन्होंने उसका माथा चूमा और बाहर निकल गए। मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप खत्म किया और उसकी बैक की डोरियां बांधी और दुपट्टा सेट करते उस पर आखिरी तनकीदी निगाह डालकर उसकी तारीफ करती बाहर चली गई। वो, जिसके तैयार होने के सारे शौक पूरे हो गए थे, अब अपने आप को आईने में देखते रोने लगी। बेशक उसे बहुत प्यार मिला था, लेकिन अपने माँ बाप की सामने लगी तस्वीर को देखते उसकी आंखें नम हुई। उसे मीर दिलावर से बहुत डर लगता था, लेकिन रिजवान साहब की आंखों की चमक और मान को वो तोड़ना नहीं चाहती थी, जिन्होंने उसे अपनी औलाद से बढ़कर चाहा था। उसका दिल आज तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इतनी बच्ची ना थी कि जान ना पाती कि आज के बाद उसकी जात पर सारा इख्तियार मीर दिलावर का होगा। अब प्लीज दिन की बातें याद करते उसका दिल सहमा वो कैसे उसका सामना करेगी। फरजीन बेगम उसे अपने साथ बाहर ले आई और मीर दिलावर रिजवान के साथ बिठाया, जो फोन पर मसरूफ था। मौलवी साहब के आने पर मीर दिलावर ने सर उठाया और अपने साथ खुशबुओं में नहाया। उसका नाजुक वजूद महसूस करते गहरी सांस भरी और फिर वो हुरिया जीशान से हुरिया दिलावर रिजवान बनकर सबकी आंखें नम कर गई। मेहमान ज्यादा न थे, बस करीबी लोग थे। फरजीन बेगम उन दोनों की बलाएं लेती उनका सदमा उतार चुकी थीं। हयात का घूंघट होने की वजह से मीर दिलावर ने उसे अब तक न देखा था, लेकिन निकाह होते ही उसके दिल की धड़कनें मामूल से धीमी पड़ी थीं। उसकी जात के साथ अब कोई जात जुड़ चुकी थी, अब वो मीर दिलावर की इज्जत थी। फोन आते ही वो उठकर साइड पर हुआ तो आदि और हाथ झट से उसके पास आए। फरजीन बेगम ने उसका घूंघट उलट दिया था कि अब सब उसे दुआएं दे रहे थे। यार हूर, तुम तो पहचान ही नहीं जा रही, आदि ने उसके साथ जुड़कर बैठते कहा। हाँ, कहा वो चुड़ैल जो मुंह भी नहीं धोया करती थी, आज तो बिल्कुल परी लग रही है। मैं बचपन से ही प्यारी हूं बच्चों, अपनी देखो, अपनी शादी पर तुम लोगों को कोयले से रगड़कर मुंह धोना पड़े ना। उसका जो दिल अनजाने एहसास से भारी था, उनके आते ही अपने दिल से बोझ सरकता महसूस हुआ। अब इस घर को उसे छोड़कर नहीं जाना था, सारी उम्र यही रहना था। हा 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 हा, उसकी बात सुनते सबके कह कहे निकले थे। सलामी पकड़ाओ मेरी, और मुझे गिफ्ट भी अलग से चाहिए, उसने कहा तो आदि और हाथ ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिजवान साहब उन्हें देखते मुस्कुरा दिए। मेहमान अब खाने में मसरूफ थे और वह तीनों हंसी मजाक में। मीर दिलावर अब तक वापस न आया था। उन दोनों ने उसे लिफाफों के साथ एक एक बास्केट पकड़ाई थी। इसमें ढेरों सामान था, मेहंदी, चूड़ियां, काजल, इमली वगैरह। तुम दोनों ने कपकेक्स नहीं लाए? उसने इतनी चीजों को नजरअंदाज करते कहा तो दोनों ने मुंह के जाविये बनाए। इतना कुछ तो दे दिया है, हमारी जेबें खाली हो गई हैं, उन्होंने मासूमियत से कहा। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, झूठे आदमी, बाबा से पैसे लिए हैं तुमने। इससे पहले कि वो उनको बाल नोचती, मीर दिलावर के आते ही वो रफू चक्कर हो गए और वो सीधी होकर बैठी। गुड़िया फ्रिज में पड़े हैं, उसे आदि की तरफ बढ़ता देख हाद ने कहा। फरजीन बेगम ने उनके सामने भी खाना रखा था, जो मीर दिलावर ने तो नहीं खाया था, लेकिन वो खा रही थी बिना किसी की परवाह किए। मीर दिलावर संजीदगी से एक निगाह उस पर भी डाल लेता। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान चले गए थे। फरजीन बेगम ने उसे भी रूम में भेजा और बाकी सारा नीचे बिखरा सामान समेटने लगे। वो जो थक चुका था नाइट ड्यूटी करके, अपने कमरे की तरफ बढ़ता कि उसके कमरे से आती चूड़ियों के शोर ने उसे मुतवज्जा किया। इन चारों का कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था, नीचे ड्राइंग रूम, रिजवान साहब और फरजीन बेगम का कमरा और गेस्ट रूम था। अंदर का मंजर देखते उसने सख्ती से होल बींचे और यहाँ वहां देखा, कोई मेहमान नहीं था। खामोशी से अंदर दाखिल हुआ
और दरवाजा बंद किया। कमरे में उसका सामान बिखरा पड़ा था, दुपट्टा बेड पर था, आधा नीचे, ज्वेलरी जमीन पर गिरी थी। अब वो झुकी, नीचे सैंडल के स्ट्रैप खोल रही थी जो खुल नहीं रहे थे। उसके झुकने से उसकी कमर अया हो रही थी, जिसके बैक गले को डोरियों से बांधा गया था। अगर उसकी जगह कोई और उसे ऐसे देखता, यही सोचाते उसके दिमाग की रगें कनी। उसने पहले कभी ऐसा लिबास नहीं पहना था। पहले वो खुले खुले कुर्ते पहना करती थी, लेकिन आज के जोड़े की फिटिंग भी थी और पीछे से हल्का डीप भी था। ऑफ वाइट रंग का वो जोड़ा जिसका दुपट्टा गुलाबी था, हल्का मेकअप, गहरी मेहंदी से भरे हाथ और पांव, भर भर कर चूड़ियां और गजरे पहने, वो किसी की भी ख्वाहिश हो सकती थी। यही सोचाते उसने लब भींचे। मीर दिलावर अपनी चीजों के लिए हद से ज्यादा पॉजिटिव था। यही वजह थी उसका ऐसे बैठना उससे इंतहाई नागवार गुजरा था। दरवाजा लॉक करने की भी सहूलत है हमारे घर में, उसने सख्त आवाज में कहा। तो उसने चौंक कर सर उठाया। मीर दिलावर के सामने देखते इसकी पलकें लर्जी। ये मंजिल उसकी जरक निगाहों से छिपा नहीं रहा था। वो मैं। हयात को पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। आज भी शकील अहमद ने उसे किसी एग्जीबिशन में भेजा था, क्योंकि हाद के घर वाले आने वाले थे। वो बाकायदा हाद का रिश्ता मांग चुके थे। इसे शकील अहमद ने खुशदिली से कबूल किया था। हुरिया के निकाह के बाद वो सब वहां गए थे, सब हाद, हुरिया और मीर दिलावर के अलावा। मेरी बेटी को एक बार तलाक, वो सब जानते हैं सर, हाद ने उनकी बात काटते कहा। शायद वो नहीं चाहता था कि हयात को इतना डीपली डिस्कस किया जाए। शकील अहमद को वो लोग बहुत अच्छे लगे थे। हयात, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। उसके वापस आते ही उन्होंने उसे साथ बैठाते शफकत से उसका माथा चूमा। जी बाबा, उसने इनके कंधे पर सर रखा। हाद को जानती हो तुम? उन्होंने कहा तो वो चौंक कर सीधी हुई। जी, उसके घर वाले आ जाए थे। उन्होंने आधी बात करते उसके चेहरे के तासुरात जांचना चाहे, जो नासमझी से उन्हें ही देख लो थी। हम हाँ कर चुके हैं तुम्हारे लिए, हाद रिजवान के रिश्ते को। शकील अहमद ने उसके सर पर बम फोड़ा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी हयात, शायद तब मैं बेहतर तरीके से आपकी मुसीहाई कर सकूं। उसके लफ्ज याद आते ही उसका दिल धड़का। ये दिल पहली बार किसी मर्द के लिए धड़का था। आपने मुझसे मेरी राय भी नहीं ली बाबा, उसने झटके से खड़े होते कहा। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे यकीन था तुम मना नहीं करोगी, उन्होंने संजीदगी से कहा। तो वो उन्हें देखने लगी। पर मैं मना करना चाहती हूँ बाबा, अपना माजी याद करते, उसने संजीदगी से कहा और उन्हें देखा। हयात, उन्होंने उसे पुकारा जो अपने कमरे में जा चुकी थी। उन्होंने हाथ का नंबर मिलाते उसे सूरत हाल से आगाह किया। उन्हें उसके वालिदैन को फोन करके मना करना मुनासिब न लगा। सर, मैं कल मुलाकात करूंगा उनसे। ठीक है, उन्होंने कहते फोन रखा। वो अपनी बेटी को ये बेवकूफ़ी नहीं करने देना चाहते थे। मीर हाद रिजवान एक बेहतरीन शख्स था। वो किसी का भी आइडियल हो सकता था, लेकिन उसने उनकी बेटी को चुना था, जो अपनी कमअक्ली की वजह से उसे गंवाना चाहती थी। इनकार की वजह जान सकता हूँ? क्या ये वजह काफी नहीं कि हम एक दूसरे से आशना नहीं? क्या आपको अभी भी लगता है कि मेजर मीर हाद रिजवान आपसे वाकिफ नहीं? उसने एक और कदम आगे की तरफ बढ़ाते उसकी आंखों में आंखें गारते कहा। आप मुझसे छोटे हैं। एक और जवाब। 1.5 साल की कोई औकात नहीं। अगर मैं 5 साल भी आपसे छोटा होता तब भी मेरा दीन मुझे आपको निकाह में लेने की इजाजत देता है। मैं इतनी जल्दी दोबारा? आपको ऑप्शन तो दिया जा ही नहीं रहा हयात, फैसला सुनाया जा रहा है। मैं इनकार कर दूंगी बाबा को फिर से। आप 10वीं बार इनकार पर भी मीर हाद रिजवान को अपने सामने खड़ा पाओगी, लिहाजा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। परसों मुझे घर रवाना होना है, लेकिन अब की बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। ये मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं करना निकाह। आप क्यों समझ नहीं रहे? वो चिल्लाई तो उसने खामोशी से उसे ताका। मजीद करीब होते उसके हाथ थामने चाहे, लेकिन रुक गया। वो ये हक नहीं रखता था अभी। उसकी ये हरकत हयात की आंखों से मुफ्फी न रह सकी थी। मर्द की छोटी से छोटी चीज उसे दूसरे मर्दों से मुनफरिद और मुमताज बनाती है। उसके दिल से आवाज आई, ये जान लो कि मीर हाद रिजवान के दिल पर तुम्हारा नाम छप गया है और मुझसे फरार अब मुमकिन नहीं। खुद को जहनी तौर पर तैयार करो, परसों मैं तुम्हारे रूबरू होकर तुम्हें अपनी दस्तरस में ले सकूं। बस इतना हक सौंपना है तुम्हें मुझे, उसने मान से कहते उसकी आंखों में देखा और निकलता चला गया। क्या उसके बाद भी उसके पास कोई जवाब बचा था? एक मर्द की नजर बताती है कि सामने मौजूद औरत उसके लिए क्या मानी रखती है। उसकी नजर में मोहब्बत के अक्स धुंधला था या मुफ्फी था? शायद जो जाहिर था वो थी बेहिसाब इज्जत। वो आपसे तुम का सफर करते उससे जता गया था कि हयात अहमद, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा दिल फैसला मेरे हक में ही करेगा। लेकिन डर उसके दिल में अपनी जड़ें मजबूत करके बैठा था। उसने गहरी सांस भरी और कदम बाप के कमरे की तरफ बढ़ाए। वो उस शख्स को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहती थी। एक बार फिर अपनी किस्मत को आजमाना चाहती थी वो एक बार फिर। यार अब मैंने खुद को तेरी अमान न दिया।
ये खुल ही नहीं रहे। मैं आदि से खुलवाने गई थी, लेकिन वो कमरे में नहीं था। वो मन मनाते हुए अपने जूते की तरफ इशारा करके बोली। उसने घरारा ऊंचा किया तो उसके सफेद मोमी पाँव नजर आए, जिन्हें मेहंदी से रंगा गया था। उससे हसीन पाँव उसने नहीं देखे थे, या शायद किसी सनफ नाजुक पर गौर ही उसने अब किया था। आदि का नाम सुनते ही उसने खुद को अंगारों पर लौटते पाया। क्या वो ऐसी हालत में उससे खुलवाने जाने वाली थी? ये सोचकर उसने जबरे भींचे। उसने कदम बढ़ाए और नीचे झुककर झटके से उसके स्ट्रैप खुले जूते के। खबरदार, तुम आगे आने इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आदि के पास गई। खुद से करना सीखो, उसने सख्ती से कहा तो उसने फौरन से हाँ में हिलाया। जाओ चेंज करके आओ। वॉच पहली बार तैयार हुई थी, इसलिए नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। उसे तो ये भी पसंद नहीं आया था कि औरतें उसके चेहरे को चूम रही थी। वो फौरन कपड़े थामकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी और दरवाजा बंद किया। मीर दिलावर ने चादर अपने कंधों पर सेट करते गहरी सांस भरी। सब बदल गया का। अगर उसे ये बदलाव अच्छा नहीं लगा था तो बुरा भी नहीं लगा था। उसकी बातों का बदला वो कभी न कभी तो उससे लेता, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था कि इस मजबूत रिश्ते को हुरिया जीशान की लाबाली तबीयत की वजह से ख़राब करता। वो 10 मिनट बाद भी वापस ना आई तो इसने दरवाज़ा खटखटाया। उसे निकाह का तोहफा देना था जो फरजीन बेगम ने उसे सख्ती से देने को कहा था। उसका जवाब ना आते देख उसने दरवाज़ा खोला तो नजरें उससे टकराईं, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो फौरन आगे बढ़ा। उसे चोट लगनी या रोने तो इस घर में किसी ने दिया ही नहीं था। यही वजह थी कि उसके आंसू देखते वो भी तड़पता था पल के लिए। क्या हुआ? हुरिया ने अपने हाथ आगे किए जहां 2-3 चूड़ियां टूटकर लगी थी। उसने गहरी सांस भरी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। उसने वहीं पड़े फर्स्ट एड से बैंडेज निकाला और उसकी मोमी कलाई को थाम कर लगाया। चेंज नहीं किया? उसने घरारा बदल लिया था, लेकिन शर्ट नहीं। ये भी नहीं खुल रही। उसने पीछे लगी डोरियों को देखते हुए कहा, मैं अम्मी से खुलवा कर लाती हूँ। उसने शू शू करते कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। मीर दिलावर ने ये सुनते होंठ खींच लिए। उसे कंधों से थामा और उसका रुख मोड़कर डोरियां देखी जिन्हें कसकर बांधा गया था। किसने कहा था ऐसी शक्ल का फाजूल लिबास पहनो? उसकी सख्त आवाज गूंजी तो उसने थूक निकला। आधा सांस उसकी उंगलियों के लम्ब से ही सूख गया था। मुझे पसंद है, उसने आहिस्ता से कहा। उसकी पीठ पर डोरियों को कस के बांधने से निशान पड़े थे, जिस पर बेनेहुस अंदाज में मीर दिलावर ने उंगलियां फेरी। उसके एहसासात अजीब से हो रहे थे। उसका गला आगे से ढीला होते देखा। उसने उसे देखा जो अब उसे ही देख रही थी। मुंह धोकर खाना खाओ, यही मंगवा लेना, बाहर जाने की जरूरत नहीं। और हाँ, दुपट्टा उतरा ना देखो मैं तुम्हारा। संजीदगी से उसके गले में दुपट्टा डालते वो कहता बना। उसे गिफ्ट दिए बाहर निकल गया। उसने उसके जाते सीने में अटपा सांस छोड़ा। तुफ जल्लाद सड़ीला। सुबह उसे फिर फोन आ चुका था, इसलिए उसे अब जाना था। फरजीन बेगम ने उसे नाश्ता दिया। रिजवान साहब वही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अब वापस कब आओगे? उन्होंने इशारा किया। मालूम नहीं बाबा, उसने चाय का आखिरी घूंट हलक में उतारते कहा। हम जाओ रब की अमान में, उन्होंने कहा तो अपने कमरे में सामान लेने चला गया। वो इतना मशगूल भी नहीं होता था, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी की सूरत में उसकी ड्यूटी सख्त हो जाती थी क्योंकि वो वहां का सीनियर डॉक्टर था। इसीलिए उसने पास ही एक फ्लैट खरीद रखा था, क्योंकि हॉस्पिटल घर से उसे दूर पड़ता था। वो अपने कमरे में आया और सामान समेटा। साइड मेज पर लाल डिब्बी देखते उसके कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ाए। अंदर दाखिल हुआ तो वो बिस्तर में ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। सामान ऐसे ही बिखरा था जो उसकी नफीस तबीयत पर गिरा गुजरा। इसके पास पहुंचा और साथ मेज पर वो डिब्बी रखी जो उसके लिए खरीदी थी। ना चाहते हुए भी नजर इस पर गई, जिसका हाथ मुंह के नीचे था और कंफर्टर आधा ऊपर आधा नीचे था। बाल तकिए पर बिखेर के वो सोते हुए और भी हसीन लगती थी। उसके दिल से आवाज आई, दिल को डबोया जो कल के बाद बेलगाम हो रहा था। ऐसा कभी उसने इस लड़की से मंगने के बाद भी महसूस न किया था। उसने हयात के चेहरे पर अपने हाथ की पीठ फेरी तो उसे लगा उसके हाथ लगाने से कहीं वो मैली न हो जाए। उसके बाल आहिस्ता से हटाते वो पलटा था, लेकिन नहीं। वो वापस आया और आंखें बंद करता झुका और उसके गाल पर होंठ रखने चाहे। अचानक होश में आते वो झटके से पीछे हुआ था। ये वो क्या कर रहा था? उसने कंफर्टर दुरुस्त किया और बाहर निकल गया। आज की हुई बेख्तियारी पर उसने खुद को कोसा था और वापस इस खोल में बंद हो गया। उसकी तमाम बातें याद करते उसकी आंखों के जज्बात पल में बदल गए। अगले रोज हाद उन्हें अपने घर ले गया था, क्योंकि निकाह वहां होना तय पाया था। वो 2 लोग थे और वो सारा घर उसी लिए उन 2 लोगों का जाना मुनसिब था।
आज एक दूसरे से पहली मुलाकात के 7 महीनों बाद वो निकाह के रिश्ते में बन गए थे। हयात को ये सब बहुत जल्दी लग रहा था, लेकिन मीर हाद कहाँ किसी की सुनता था। उसका कहना था कि दिल जब किसी पर अपने आप की मेहर लगा दे तो फिर क्या दिन, क्या साल और क्या तारीख। और उसका मानना था कि निकाह से बेहतर कोई रिश्ता नहीं। उसी बना पर आज हयात अहमद से मीर हाद रिजवान बन गई थी। शकील अहमद रुखसती अपने घर से चाहते थे, इसीलिए भी सिर्फ निकाह हुआ था। वो निकाह में ऑफ वाइट जोड़ा पहने हल्के से मेकअप के साथ भी बेहद हसीन लग रही थी। फरजीन बेगम और रिजवान साहब ने उसे खूरिया की तरह ही सराहा और प्यार दिया था। ज्यादा मेहमान न थे, लेकिन करीब के तमाम रिश्तेदार उस तकरीब में शरीक थे, जिन्हें हाद अब अलविदा कर रहा था। आदि और मीर दिलावर ने बाकी काम संभाले हुए थे। मीर दिलावर की संजीदा नजर हुरिया पर थी, जो उसके समझाले पर बेहसब मुंह बसोर दुपट्टा लपेट रही थी खुद के गिर्द। हयात ने कुछ देर में वापस चलना था। मेहमान भी सब जा रहे थे, इसलिए वो भी अपने कमरे की तरफ गया। हाद रिजवान अपनी चादर कंधों से उतारता अंदर दाखिल हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे उसी के कमरे में ठहराया गया है। हूर, आप प्लीज ये बाल खोल देंगी? हयात को लगा हूर है जो दूसरे कमरे में गई थी, पहले उसी के साथ मौजूद थी। वो दूसरी तरफ मुंह की बस रो देने के दर पर थी। उसके बाल हुरिया ने बनाए थे, जब खुल ही नहीं रहे थे। उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। वो जो जवाब न पाकर मुड़ी थी, उसे देखते हिचकिचाई। अस्सलाम वालेकुम, उसने इस्तहकाक भरी नजर उसके सरापे पर डाली। वालेकुम अस्सलाम, उसने झिझकते उंगलियां मरोड़ते जवाब दिया। मदद चाहिए आपको? उसने उसे देखते कहा, जिसकी पलकें ललच रही थी। नहीं नहीं, उसने एक कदम की दूरी बेनहोस अंदाज में बढ़ाते कहा। हाद रिजवान ने जेब से एक डिब्बी निकाली और उसके आगे की, तो उसने चौंक कर सर उठाया। ये मेरी तरफ से आपके लिए पहला तोहफा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इसे वापस जाकर खोलिएगा। उसने उसके आगे किया तो हयात ने थाम लिया। तो ये तोहफा भी इतनी संजीदगी से दे रहे हैं जैसे कोई हुक्म जारी कर ले हो, उसने दिल में सोचा। शुक्रिया, हयात ने कहते थाम लिया और एक और कदम दूर हुई। पहली बार उसे करीब देखकर उसका दिल क्यों धड़क रहा था बड़े तरीके से। आप ये फासला बनाकर क्या साबित करना चाहती है? उसने गहरी निगाहों से उसे देखते अपनी कलाई आगे की। हयात ने शर्मिंदा होते उसे नासमझी से देखा। घड़ी उतारे, उसने हयात की आंखों में देखते कहा, तो उसने धीरे से हाथ बढ़ाए और ध्यान से उसकी घड़ी खोलने लगी। हयात आप ही आई? हूर धड़ाम से दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई तो हाद ने मुड़कर उसे देखा। हाद, आप भी यहाँ हैं? आपसे मैं वैसे भी नाराज हूँ। क्या आप मेरे लिए कपकेक्स लाए हैं? हूरिया को सिर्फ एक ही चीज से इश्क था और वो थे उसकी चॉकलेट कपकेक्स। उसने ब्रश सामने खड़ी हयात को देते हाद के बाजू को थामते कहा। हयात ने उसे देखते एक नजर उसके बाजू को देखा था और फिर निगाहों का मरकज बदल लिया, जो और किसी ने तो नहीं मगर मीर हाद रिजवान की जीरक निगाहों से मख्फी न रह सका था। नहीं भूल सकता हूं क्या? फ्रीज में रखे हैं, जाओ ले लो, लेकिन सारे एक ही बार में ना खा जाना, भाई से मुझे डांट पड़ेगी। उसने हूर के सर पर चुटकी लगाते उसके बाल बिगाड़ते कहा। थैंक यू हादी, वो कहती बाहर जाने लगी कि चौंक कर मुड़ी। हयात आपी, क्या बाल में ठीक कर दूं? नहीं, वो कर लेंगी, तुम भगो। इससे पहले कि हयात कुछ कहती, हाद ने जवाब दिया तो वो सर हाँ में हिलाते चली गई। वो उसे देखने लगा जो सामने लगे शीशे से उसे ही देख रही थी। आप ठीक कर लें बाल, हाद ने कहते कपड़े लिए और वॉशरूम में बंद हो गया। तो हयात ने गहरी सांस भरी। वो वापस आया तो वो आधे बांध सुलझा चुकी थी, आधे सुलझा रही थी। दुपट्टा सलीके से आगे फैला रखा था। हाद इसके सामने आया और पीछे से हल्का सा झुकते अपना परफ्यूम उठाया और खुद पर छिड़का। फिर उसे एक नजर देखा और खुद की तरफ मुड़ा, उसकी तरफ झुकता कि वो फौरन से पीछे हुई। हयात हाद रिजवान, अगली बार मुझसे एक कदम दूरी की सजा आपको मिलेगी, ये याद रखिएगा। उसने संजीदगी से कहते उसे वापस उसकी जगह पर खड़ा किया। उसके हाथों का लम्स अपने बाजुओं पर महसूस करते उसके दिल की धड़कनों में इश्तराक बरपा हुआ था। मीर हाद रिजवान ने उसके दुपट्टे को हाथ में थामते नाक के नथुनों के पास करते गहरी सांस भरी, फिर पीछे होते अपना परफ्यूम उस पर छिड़का। अब से मेरी खुशबू आनी चाहिए आपसे, वो शिद्दत जज्बात से बोला तो वो चौंकी। आपके सामान में ले आऊंगा यहाँ, हाद ने उसकी आंखों में देखते कहा। और एक बात याद रखिए, हुरिया से इनसिक्योर कभी ना हो, वो मेरे भाई की बीवी बाद में मेरी बहन और बेटी जैसी पहले है। उसे बचपन से बेस्ट फ्रेंड और बेटी बनकर पाला है मैंने, उसने कहते उसके हाथ से ब्रश लिया और धीरे से उसके बाकी के बाल सुलझाने लगा। हयात ने उसे देखते निगाहें उसके जूतों पर जमा दी। वो बिना कहे ही समझ गया था।
वो बेशक एक मुकम्मल इंसान था, लेकिन उसने उसे ही क्यों चुना? उसे कब कोई भी मिल जाती। ये सोच ना जाने कब तक उसके सर पर सवार रहने वाली थी। चलिए, मीर हाथ ने उसके हाथ को थामा और उसके सर पर दुपट्टा रखते कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए तो वो होश में आई और अपने हाथ को देखा जो उसकी मजबूत हथेली में कैद था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में सोचने की? मीर दिलावर रिजवान, जिसको कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात करते न सुना था, आज वो किसी शख्स को पीट रहा था, बेदरीक। वो जो वार्ड से बाहर निकला, अपने कैबिन के बाहर जूनियर डॉक्टर्स को किसी से बात करता देख रुका। थमा वो इस तस्वीर को देखकर था। वो हुरिया जीशान की तस्वीर थी जो यूनिवर्सिटी में खींची गई थी शायद। वो अपनी बीवी के लिए इजहार मोहब्बत सुन रहा था किसी दूसरे शख्स के मुंह से। सर सर मुझे मोहब्बत है इस आगे वो लड़का बात मुकम्मल कर पाता कि मीर दिलावर रिजवान ने उसे पीछे मेज पर धक्का दिया। सर छोड़ दे उसे काफी चोटें आ गई है, आप पर केस हो जाएगा, दूसरे जूनियर डॉक्टर्स ने कहा। मीर दिलावर रिजवान नहीं डरता। और हाँ, ये जिसकी तस्वीर तुमने ले रखी है, ना साले बीवी है मेरी, उस पर नजर तो क्या उसका नाम भी मैंने तुम्हारी जुबान से सुना तो मारकर कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। उसके कॉलर को झटके से छोड़ते उसे वापस पीछे की तरफ धक्का देता वो धारा। वार्ड में सन्नाटा छा गया। मीर दिलावर रिजवान से खौफ आया था सबको। वो किसी को देखे बिना हॉस्पिटल से निकलता चला गया। बाबा, आज पता है कितना मजा आया? एक लड़के ने लड़के को फूल दिया और बदले में लड़की ने उसे थप्पड़ दे मार दिया। इतना फिल्मी सीन हो गया ना, लेकिन मुझे उस लड़के के लिए बुरा लगा, बेचारा। अस्सलाम वालेकुम। उसने उसकी बात सुन ली थी, मुश्तरका सलाम किया और खाने की मेज की तरफ आया जहां सब बैठे थे। कल से ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी बाबा, और इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। कोई बात, कोई बहस नहीं, उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा। उसने कहते बिना किसी को देखे कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए। ऐसा क्या कह दिया मैंने? हुरिया ने मुंह बसोड़ा और अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं अभी पूछ कर आती हूँ जरा। हुरिया वापस आए। अभी वो गुस्से में है। पीछे से सबने आवाज दी, लेकिन उसे तो सुनकर ही गुस्सा आ गया था। कैसे वो ऐसा कह सकता था? उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोलती वो अंदर दाखिल हुई। उसे देखा जो कहीं नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनकर वो वही जलते पांव की बिल्ली की तरह चक्कर काटने लगी। क्या कर रही हो यहाँ? आपने क्यों ऐसा कहा? मैं जाऊंगी यूनिवर्सिटी, उसने जिद्दी लहजे में कहते कदम उसकी तरफ बढ़ाए। मीर दिलावर ने उसे देखा और उसके बाजू को थामते घुमाकर उसकी कमर के साथ लगा दिया तो उसके मुंह से सिसकी निकली। मैं फैसला सुना चुका हूँ, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। तुम जा सकती हो जैसे आई थी। लेकिन क्यों? आप कौन होते हैं सबकी जिंदगियों का फैसला करने वाले? किसने आपको हक दिया है कि आप हमारी जिंदगियों पर हुकूमत करे? उसने इसकी लाल आंखों में अपनी हिरनी जैसी आंखें गाड़ते पूछा। तुम्हारा शौहर? मीर दिलावर ने एक लफ्जी जवाब दे उसे झटके से छोड़ा कि वो गिरते गिरते बची। मैंने कहा भी था बाबा को, मैं आप जैसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जिसके साथ सांस भी घुट कर आए। लेकिन वो उसे दीवार के साथ लगाता, उसका जबड़ा थामते उस पर हल्का सा झुका। सांस कैसी भी आए, अब उसी शख्स के साथ लेनी है, याद रखो, और इतना ही बोलो जितना सह सको। हुरिया दिलावर छोड़िए, उसने दर्द की शिद्दत से सुस्की भरते कहा। उसके आंसू देखते उसने उसे छोड़ा। मुझे नफरत है आपसे मीर दिलावर रिजवान, वो कहते कमरे से भाग गई। ऐसे अच्छा दूंगी। और उसके बाद वो खुद ही यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। सबने उसे मनाया था कि वे दिलावर से खुद बात कर लेंगे, लेकिन उसका दिल ही नहीं किया था। उस दिन के बाद आज 10 दिन हो गए थे। मीर दिलावर के आने के वक्त वो अपने कमरे में बंद हो जाती। उसके सामने आना उसने जैसे बंद ही कर दिया था। मीर दिलावर ने पहले पहल महसूस न किया था, लेकिन अब उसे अंदाजा हो गया था कि वो उसके आने से पहले अपने कमरे में चली जाया करती है। फरजीन बेगम और रिजवान साहब उम्र पर जा चुके थे। हाद अपने मिशन पर था और आदि अपने दोस्तों के साथ, इसलिए घर पर कोई न था। उस वक्त शदीद थकावट में उसे काफी की तलब थी, क्योंकि मुसलसल 3 दिन से उसे अच्छी नींद नहीं मिली थी, मुसलसल केसेस की वजह से। उसने देखा घर में खामोशी थी। अपने कमरे में जाकर उसने शावर लेकर कपड़े बदले और कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ाए, जिसे 10 दिन से नहीं देखा था। उसके कमरे में दाखिल होने से पहले वो रुका, क्योंकि वो अपना नाम सुन चुका था। शायद उसी की जात पर तंज किए जा रहे थे। मशी, मुझे लगता है सब मर्द एक जैसे होते हैं, पाबंदियां लगाने वाले, लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई ऐसा नहीं। दूसरी तरफ से आवाज उभरी। फोन स्पीकर पर था, इसलिए वो जवाब सुन पाया था। आ नहीं गए ना बाबा, और अब देखो हाथ भी तो है। वो अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करते हैं। हयात बहुत लकी है, उसने धीमे लहजे में कहा। आदि भी अच्छा लड़का है, लेकिन मीर ना जाने ऐसे क्यों है। उन्हें मेरा ज्यादा नहीं पसंद यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है पढ़ाई शादी से पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद आप नहीं जानते आपको मौका मिले या नहीं।
तुम उनसे बात करती हो सकता है वो तब गुस्से में थे तो मान जाते। मशी बोली, वो नहीं मानते। वो एक संजीदा तबीयत के मालिक इंसान है। वो वही करते हैं जो उन्होंने करना होता है। मैं उस दिन रोई भी थी लेकिन उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। बाहर खड़े शख्स ने गहरी सांस भरी। मशी, हम दूसरी तरफ उसकी दोस्त भी शायद उसके उदास होने पर उदास थी। मुझे लगता है मैंने खुद के लिए गलत फैसला कर लिया, सिर्फ इस बना पर कि मैं बाबा को हर्ट ना कर दूं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरा और मीर का कोई जोड़ा नहीं, हम एक साहिल के दो अलग किनारे हैं। उसने कहते आईने में देखा और उसका सांस रुका। उसने झट से आगे बढ़ते फोन काटा और दुपट्टा उठाकर गले में डाला। जिस दिन से उसने कहा था उसने दुपट्टे का खास ख्याल रखा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने होठ काटते कहा। वालेकुम अस्सलाम, काफी बना सकती हो, उसने आम से लहजे में कहा। जी। हुरिया को अंदाजा न लगा पाई कि उसने कुछ सुना है या नहीं, या कितना सुना रहे। कमरे में दे जाना, उसने माथा मसलते कहा और चला गया। तो वो भी किचन में काफी बनाने चली गई। काफी बनाकर उसके रूम में देने गई। वो औंधे मुंह अपने जहाजी बेड पर पड़ा था। शायद वो बहुत थका हुआ था। मीर, आपकी काफी, उसने धीमे से कहा। यहाँ रख दो, उसने बिना उठे जवाब दिया। तो उसने काफी रख दी और खड़ी रही। वो कश्मकश में थी, उससे उसकी तबीयत ठीक नहीं लगी थी। वो पूछना चाहती थी लेकिन डर रही थी। हुरिया जीशान भी अजीब थी। अभी कुछ देर पहले उसे ये रिश्ता अपनी जल्दबाजी लग रही थी और अब उसे थका देख उसका दिल बेचैन हुआ था। वो भूल गई थी कि वो निकाह में है इस शख्स के, और ये निकाह की ही ताकत थी जो वो उसके लिए ऐसा महसूस कर रही थी। मीर, तुम गई नहीं? वो सीधा हुआ तो हुरिया ने उसे देखा जिसकी आंखों में लाल डोरे थे। तबीयत ठीक है? उसने आगे बढ़ती बेचैनी से उसके माथे पर हाथ रखा तो वो थमा। बुखार तो नहीं है? तो फिर सर में दर्द है, नींद लूंगा तो ठीक हो जाएगा, उसने आम से लहजे में कहते काफी को मुंह लगाया। तो वो सर हिलाती बाहर निकल गई। मीर दिलावर रिजवान तलखी से मुस्कुराया। रुखसती के वक्त वो अपने बाप के साथ लगी काफ़ी देर रोई थी। उसके आंसू देखते मीर हाद रिजवान ने मुट्ठियां भींची। वो उसके लिए पोजेसिव हो रहा था। उसकी हर एक हरकत पर नज़र थी उसकी। और उसे साथ ले आया था। यहाँ लाते आदि और हुरिया ने उसके मूड अच्छा करने के लिए बहुत कुछ किया था। अब वो बेहतर महसूस कर रही थी। लेकिन इस शख्स से रूबरू होने का सोचते उसकी टांगें कांप रही थी। वो उन्हें ख्यालों में थी कि उसे आता देख उसने मुड़कर देखा और शर्मिंदा हुई, क्योंकि वो खिड़की से बाहर आसमान को ताक रही थी। उसकी शर्मिंदगी देखते हाद ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। आप यहाँ खड़ी रह सकती है हयात। उसे देखते उसकी शर्मिंदगी को कम करना चाहा। मैं चेंज कर लूँ, आप तब तक अपनी चीजें समेट ले। उसे कहते वो वॉशरूम में चला गया। वो वापस आया तो वो अब भी वहीं खड़ी थी। खिड़की से दूर आसमान पर चमकते चांद को देखते वो भूल गई थी कि इस कमरे में कोई और वजूद भी है। हाद ने आगे बढ़ते अपनी शाल खुद पर ओढ़ी और उसके बाएं तरफ खड़े होते अपनी शाल का एक हिस्सा उसके कंधे पर रखा। हयात ने उसके इस कदम पर नम हथेलियों को पींचा। अभी मुझे वक्त चाहिए है, वो जो मुंह में आया बिना सोचे बोल चुकी थी। आंखें खोली जब वो झटके से उसका रुख खुद की तरफ मोड़ता उसे करीब पड़ गया था। आपको क्या लगा था हयात अहमद? हयात ने उसका हयात हाद रिजवान से हयात अहमद तक का सफर पल में बदलते गए नम निगाहों से देखा। मैं वो क्या मेरे इस इकदाम, उसने शाल की तरफ देखते कहा, आपको कहीं से भी कुछ गलत लगा? वो हद दर्जा संजीदगी से बोला, नहीं मैं। हाद ने उसे खिड़की के साथ लगाते उसका रुख पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ा। क्या चाहती हो? क्या वाकई मैंने जल्दी कर दी इस रिश्ते में? उस पर से अपनी शाल हटाते वो सख्त लहजे में बोला, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। खुद पर से उसकी चादर को हटते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हिफाजती हिसार को एकदम खींचकर उसे तपते धूप में खड़ा किया हो। इसी तरह जारी है।